हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर मेरे ख्याल से 60 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। लास्ट सेशन में जो आपके दिसंबर 19 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने थे ना ओल्ड सिलेबस के, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। इट मीन अब दिसंबर 19 का ओल्ड सिलेबस वाला पेपर पूरा हो गया, दिसंबर 19 का न्यू सिलेबस वाला पेपर पूरा हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन जीएसटी के थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। और मे भी जो बच्चे लास्ट सेशन में आए थे मैंने उसके अंदर बताया था कि भैया जून 19 का पेपर कंप्लीट करने के बाद ना बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एग्जामिशन का टॉपिक रिवाइज करवा दो। तो आज हमें जून 19 वाला पेपर स्टार्ट करना है। अब ये जून 19 का पेपर कंप्लीट करने के बाद मैं आपके 2 लेक्चर एग्जामिशन के डाल दूंगा। ठीक है। इट मींस आज तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना उन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने वो 2 लेक्चर रिवीजन के देख लिए। बट आपको मैंने पहले भी कहा था उसमें सारी एग्जामिशन नहीं होंगी, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी वो सारी के सारी उसके अंदर होंगी। प्लीज आपने रिवाइज जरूर करना है। ठीक है। अब जून 19 वाला पेपर आज स्टार्ट करेंगे। आज तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। आज हमारे 40 नंबर के जीएसटी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में 40 नंबर के जीएसटी के क्वेश्चन वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर एक बात आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है वीडियो खत्म होने के बाद कि जो आज तो हम करेंगे न्यू सिलेबस वाला कि जो एग्जाम ओल्ड सिलेबस के अंदर जून 19 के अंदर बना था क्या उसके जीएसटी के क्वेश्चन मैं करवा दूं, उसके बाद एग्जामिशन का टॉपिक डालूं, या एग्जामिशन का टॉपिक मैं डाल दूं और वो पेपर आप खुद कर लोगे, फिर मैं इनकम टैक्स और कस्टम की रिवीजन करवाना स्टार्ट कर दूं। बट आपने अभी कमेंट बॉक्स में डालना जी, अभी डालना बिल्कुल भी। जब ये वीडियो पूरी खत्म होगी, जब ये वीडियो पूरी खत्म होगी उसके बाद कमेंट बॉक्स में मैं आपके ओपिनियन चेक करूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से अब 60-70 बच्चे शाम को आते हैं, या तो सबकी तैयारी पूरी हो चुकी है या पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। अब तो या तो मुझे भी कई बार फील होता है कि अब मैं इस दरबार बंद करूं या क्या करूं, क्योंकि अगर आप ही सही ढंग से नहीं पढ़ोगे फिर तो मैं अकेला बोलने का मेरा फायदा क्या है। बट फिर भी मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पे 0 नहीं होंगे ना, 0 बच्चे नहीं होंगे तब तक तो मैं आता रहूंगा। तो अभी तो 50-60 फिर भी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे या समझ नहीं आ रहा, जो भी है बट मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। तो प्लीज आपने मुझे जितने बच्चे डेली बेस पे आते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जून 19 वाला पेपर आप खुद कर लोगे ओल्ड सिलेबस वाले, क्योंकि न्यू सिलेबस वाला तो मैं करवा रहा हूं, वो आप खुद कर लोगे, मैं एग्जामिशन डाल दूं, या पहले वो पेपर ओल्ड सिलेबस वाला भी करवा दूं फिर एग्जामिशन डाल दूं। अपने कमेंट बॉक्स में डालना है, उसके बेस पे मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि पहले मुझे क्या करना है। बट अभी कुछ नहीं, आज हमें एक पेपर स्टार्ट करना है न्यू सिलेबस वाला, फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है। इधर देखो ध्यान से। तो आज हमें जून 19 का जो आपके न्यू सिलेबस के अंदर पेपर बना था उसमें 80 मार्क्स के जीएसटी के क्वेश्चन आए थे, आप सब जानते हो। और 80 मार्क्स में से 60 नंबर हमें करने होते हैं, 20 नंबर ऑप्शनल में होते हैं, बट वो एग्जाम में ऑप्शनल है, हमें यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। तो आज हमें ये देखना है कि 40 नंबर के जीएसटी के क्वेश्चन आज करेंगे और देन नेक्स्ट सेशन में 40 नंबर करेंगे, फिर ये वाला पेपर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और एक बात आपको और बताऊं, जो आपने दिसंबर 19 वाला पेपर किया था ना न्यू सिलेबस का, वो तो बिल्कुल बच्चों वाला था। और बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स के अंदर बोल रहे थे कि सर पेपर में कुछ भी नहीं था, बट जून 19 वाला क्वेश्चन पेपर ना बहुत बढ़िया था। इट मींस आप खुद फील करोगे कि सर वाकई ही हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने चाहिए ना वो इस तरह के बनने चाहिए। मतलब एक एक क्वेश्चन टेक्निकल है, एक एक क्वेश्चन वाकई ही माइंड काम करेगा। ये ऐसे हमारे एग्जाम में जून 19 के अंदर पेपर बना था। आओ जी एक बार देखते हैं। इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आओ जी यहां पर एक बार चेक करते हैं। अब यहां पर एक बार पढ़ना जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले एक बार आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए जो है ना, ये पार्ट नंबर ए हमारा टीडीएस का है। अब बच्चा ये बात कहता है सर टीडीएस तो इनकम टैक्स में है और पेपर हम कर रहे हैं जीएसटी का। नलायक को याद करो सेक्शन नंबर 51, सेक्शन नंबर 51 जीएसटी में टीडीएस का होता है, 52 हमारा टीसीएस का होता है। और याद करो मैंने कहा था कि अगर ये स्पेसिफाइड पर्सन, अगर मान लो इन स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट दी जाएगी तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है, और पेमेंट अगर 2.5 लाख से ऊपर होगी ना तो भैया पेमेंट करने वाले को टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस का रेट क्या है 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, टोटल 2% से टीडीएस काटना पड़ेगा। ये बात ध्यान देना। और ये सारी की सारी बातें आपने 51 के अंदर पढ़ी होंगी। अब बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहा है मुदीद एंटरप्राइज registered in the state of Maharashtra Mumbai is engaged in the supply of various goods and service exclusively to the person notified under section 51।
इट मींस वो सप्लाई किसको कर रहा है, जो पर्सन सेक्शन 51 में नोटिफाइड है। इट मींस जब ये इसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट पर क्या काट लेंगे, टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे, क्योंकि साफ साफ 51 की बात कर रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय द रेसिपिएंट इफ एनी, आपको टीडीएस का अमाउंट बताना अगर वो कटेगा, फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो ऑफ 3 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 19। मैं यहां पे 19 कर देता हूं, इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब याद करो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट आपका ना नॉर्मली हर केस में एप्लीकेबल होगा, बट टीडीएस के लॉ में एक प्रोविजो थी, और प्रोविजो अगर आपको थोड़ी बहुत ध्यान आती हो, आपको मैंने कहा था कि टीडीएस काटने वाले ये लोग होंगे, जब ये पेमेंट करेंगे उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होगी तो ये टीडीएस काटेंगे। बट अगर सप्लाई, ध्यान सुना, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, बट रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, ध्यान सुना, रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है अगर वो दूसरी स्टेट में होगा ना, तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर ये बात सेक्शन 51 में कहां लिखी हुई थी, आपको मैं दिखाता हूं सर, इधर देखो ध्यान से, ये आपके सामने सेक्शन 51 दिख रहा है टीडीएस का। जिन बच्चों के पास बुक होगी मेरी या किसी भी ऑथर की होगी, उस बुक में आप ध्यान रखना, सेक्शन 51 टीडीएस का है। अब ये टीडीएस काटने वाले कौन कौन लोग हैं, यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे एक बात चेक करना, यहां पे एक प्रोविजो देखो दी हुई है, इस प्रोविजो को पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड, आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन ए स्टेट, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये दोनों सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट। इट मींस लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जिस स्टेट में है वो स्टेट डिफरेंट है किससे, जहां पर रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन था, अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में होंगी तो उस केस में टीडीएस की बात नहीं होगी। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आप हमें ये प्रोविजन क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम में जो जून 19 के अंदर पहला क्वेश्चन बना 5 नंबर का, वो इसके बेस पर ही था। एक बार पहले तो बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई और रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रेसिपिएंट कहां पर है, मुंबई, तो भैया उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे, यस होंगे, बट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद ये भी मुंबई है, ये भी मुंबई है, क्या टीडीएस का लो प्रोविजन लगेगा, नहीं लगेगा, यस लगेगा। अब सोच के बोला प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है बट रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रेसिपिएंट दिल्ली है। अब ये दोनों प्लेस अगर अलग अलग हैं तो आप चेक करो, ये वाला जो प्रोविजो हमने यहां पे पढ़ी थी ना, ये प्रोविजो आपके एप्लीकेबल होगी, ये बात ध्यान देना। तो सर आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेंगे, मैंने कहा था बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको देखने में लगेगा प्रोविजन आसान है पर आप वहां पे गलती करके आओगे। तो पहली बात तो एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, पहली बात तो टीडीएस का लो इस केस में लगेगा, टीडीएस का लो इस केस में लगेगा, इस केस में लो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट बच्चा गलती क्या करेगा, बच्चा देखेगा 2.5 लाख से ऊपर है, उस केस में टीडीएस का लो लगेगा। उसको यह ध्यान नहीं होगा कि अगर रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन प्लेस और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में हो तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अब इनकम टैक्स में प्रोविजन अलग है, जीएसटी में अलग है, बात हमारी जीएसटी की है, तो जीएसटी के बेस पे आंसर देना, बस एक बात ध्यान दो। अच्छा अब यहां पे देखो आप गलती क्या करोगे, अब उसने बोला भाई टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है ना वो कितने की है, 2,75,000 रुपए की, 3,10,000 रुपए की, 4,50,000 रुपए की। अब सबसे नालायक बच्चा जो एग्जाम में गलती क्या करके आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ही गलत करके आएगा। जब वो ये क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा कि विवेक सर ने क्लास में कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होती है ना तो टीडीएस काटना पड़ता है। अब जब वो ये बोलेगा विवेक सर ने क्लास में कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होती है टीडीएस काटना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन क्या पड़ेगा, अच्छा 275, 3,10,000, 4.5 लाख रुपए, तो भैया 2.5 लाख से ऊपर है टीडीएस काटना पड़ेगा, उसके माइंड में ये चीज आएगी। फिर जो थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको याद आएगा नहीं सर ने एक प्रोविजो बताई थी, प्रोविजो के अंदर सर ने कहा था लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जिस स्टेट में है, अगर रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन दूसरी स्टेट में है तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो इस केस में टीडीएस का लो नहीं लगेगा, इन दो केस में लगेगा, मैं यहां टीडीएस काटूंगा, ये गलती हो गई। फिर तीसरा इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना वो यहां पे एनालाइज ये बात करेगा कि सर ने जिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात की थी, सर ने हमें कहा था कि भैया जीएसटी जो है ना उसमें इंक्लूड होना नहीं चाहिए। सर याद करो लास्ट सेशन के अंदर आपको मैंने बताया भी था कि जब भी आप टीडीएस के लिए वैल्यू निकालोगे ना, जो जीएसटी की वैल्यू पर, जीएसटी की वैल्यू पर कभी भी टीडीएस नहीं कटता। इट मींस लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मेरी वैल्यू 2,30,000 रुपए की है और अगर 30,000 रुपए का जीएसटी लगा तो वैल्यू 2,60,000 रुपए काउंट नहीं करूंगा, 2,30,000 रुपए काउंट करूंगा, बस एक बात ध्यान दो। तो सोच समझ के बोलना, यहां पे अब 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, आपको वैल्यू देखते ही टीडीएस नहीं काटना। दूसरी बात,
एक पॉइंट प्रोविजो में कवर है, टीडीएस की बात ही नहीं होगी। तीसरी बात, जो ये वैल्यू दी है ना, आप ध्यान से पढ़ो, उसने इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी है। और भैया अगर इंक्लूसिव है तो पहले जीएसटी बाहर निकालो, क्योंकि अगर आपने इस वैल्यू को कंसीडर कर लिया तो सोच समझ के बोलना, अगर इस वैल्यू को कंसीडर कर लिया तो कहीं ना कहीं जीएसटी की वैल्यू पर भी आप टीडीएस चार्ज कर रहे हो, जबकि जीएसटी की वैल्यू पर टीडीएस लगता ही नहीं है। ठीक है जी, तो जीएसटी को बाहर निकालने के बाद कितनी वैल्यू है उसके बेस पे आप कंपेयर करोगे, बस ये बात ध्यान दो। आओ जी देखते हैं यहां पर। सबसे पहले देखो 275, उसने बोला सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% और आईजीएसटी कितना है, यहां पे 12% है। तो देखो यहां पे पहली बात तो कितना निकल के आ रहा है। अब यहां पे अगर मैं 112 करूंगा, 112 और 100, तो ये निकल के आ गया 2,45,536 रुपए, ये वैल्यू निकल के आएगी अगर आप कैलकुलेट करोगे। अगर कैलकुलेटर आपके पास है आप कैलकुलेट कर सकते हो जी। 275 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 100, आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। अब खुद देखना, वैसे वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, बट जीएसटी बाहर निकालने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 245,536। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जो घर से समझ के गया होगा, वो देखते ही पहचान लेगा इस केस में टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, तो ये यहां पे टीडीएस की बात होगी नहीं। अगले में देखो जी 3,10,000 है, 3,10,000 डिवाइड बाय 112 100, ये कितना आ गया 276 और 786। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जीएसटी को बाहर निकाल के 2.5 लाख से ऊपर है, इस केस में टीडीएस के प्रोविजन लग जाएंगे। अब बच्चा कहता है सर फिर इस वैल्यू पर टीडीएस काटना है, नहीं, आप अगला देखो उसने क्या बोला कि नवंबर के महीने में जो पेमेंट की है उसी पर तो टीडीएस काटोगे। तो भैया क्या इस 55,000 पर टीडीएस कटेगा, नहीं सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से कम है। क्या 1,20,000 पर टीडीएस कटेगा, नहीं सर, क्योंकि प्रोविजो में कवर हो गया। क्या 60,000 पर टीडीएस कटेगा, यस सर, टीडीएस 60,000 रुपए के ऊपर कटेगा। तो अब खुद समझदार हो, 5 नंबर में उसने भाई साहब पूरा दिमाग हमारा चेक कर लिया। तो दिसंबर 19 का पेपर बना था ना, उसके बेस पे मत जाना कि पेपर तो गिरा हुआ ही आएगा, पेपर गिरा हुआ आएगा, क्वेश्चन आसान बनेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरा प्रोविजन आपका चेक करेंगे। और देखो जो बच्चा रटने वाला होगा उसको ये पेपर मुश्किल लगा कि भैया टीडीएस वाला क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कहां से आ गया। और अगर वही समझने वाला बच्चा जो घर से पूरी रिवीजन सही तरह से करके गया है, उसके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो एक बार आपको मैं आंसर दिखा दूं, एक बार आंसर देख लेते हैं जी, कहां पे है, ये रहा, मेरे ख्याल से ये रहा। हाँ देखो पहले का ए, पहले का ए देखो, उसने केस नंबर 1 तो ये रहा हमारा। केस नंबर 1 में उसने क्या बोला है कि भैया देखो यहाँ पे 245,536, तो भैया वैल्यू 2.5 लाख से कम है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, पहला केस खत्म हो गया। दूसरे केस में 276,786, तो टीडीएस कटेगा। अब टीडीएस देखो 60,000 पे टीडीएस कटना है, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, 600 रुपए 600 रुपए, ये हमारा टीडीएस आ जाएगा। और तीसरा केस तो देख लो हमारा, उसमें एक्सेप्शन में कवर है, तो देखो उसमें क्या लिखा है, उस केस में कोई भी टीडीएस जो होगा एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोविजो में कवर होता है, और प्रोविजो में अगर कवर हो गया टीडीएस के लो ही एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 3 केस हैं जो 5 नंबर के थे, उम्मीद करता हूं ये तीनों केस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, अब जिन बच्चों ने रिवीजन सही ढंग से की है उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन था, बट जिन्होंने रिवीजन सही ढंग से नहीं की, अभी भी टाइम है। और न्यू सिलेबस वाले बच्चे कान खोल के सुन ले, 60 नंबर में से आपके 55 नंबर भी अगर जीएसटी में आ गए, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, 100% पॉसिबल है, तो भैया आपको टैक्स में 70-80 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर इनकम टैक्स और कस्टम, इनकम टैक्स और कस्टम, मैं आपको ये बात कह रहा हूं, आपके 60 में से ना 55 तो पहले जीएसटी में आनी चाहिए, क्योंकि सर इनकम टैक्स में गारंटी दे रहा हूं 30 में से ना 20 नंबर तो हर बच्चा लेके आएगा, जो न्यू सिलेबस वाला है, क्योंकि उनमें इतने चैप्टर ज्यादा है नहीं, बच्चे वैसे ही घबरा रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया, और कस्टम में 2 क्वेश्चन गिन चुन के बनने हैं 10 नंबर के, और कस्टम में है क्या, मतलब बच्चों ने कस्टम का ना इतना हुआ बना दिया, कस्टम 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 कस्टम, सर कस्टम पता नहीं कैसे होगा। सर अगर टाइम मिला मैं को दिखाऊं क्वेश्चन, एक वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन कस्टम का, और एक ड्यूटी ड्रॉबैक वाला क्वेश्चन। अब ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया या वैल्यूएशन हो गया, इन दोनों में से गिने चुने क्वेश्चन बनने हैं, बताओ कस्टम में है क्या। कस्टम मेनली दिक्कत है ओल्ड सिलेबस वालों को, जिनके एग्जाम में 25 से 30 नंबर वाला कस्टम बनता है। न्यू सिलेबस में तो गिना चुना 10 नंबर का है, तो आपका तो मेजर टाइम जो है ना वो जीएसटी के 60 में से 60 नंबर लेने या 55 नंबर लेने में, और इनकम टैक्स में 30 में से 20, और कस्टम में गारंटी दे रहा हूं सर अगर वैल्यूएशन का पूरा टॉपिक आपने अच्छे से किया ना, तो भैया 5 नंबर तो 100% आएंगे। बाकी पूरा कस्टम एक तरफ, एक कस्टम में वैल्यूएशन का टॉपिक एक तरफ, और उस कस्टम के वैल्यूएशन के अंदर है क्या। तो सिंपल सी बात है, घबराने की बात नहीं है। आपको मेरे कस्टम के यहां पे क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको मैं रिवीजन भी करवा दूंगा साथ में कि याद करो हमने क्लास में किया था। तो अभी मत घबराओ, अभी मत घबराओ, अपना जिस जो चीज अभी कर रहे हो ना, पहले अपना माइंड उस पर लेके चलो। अभी हम जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में कस्टम और इनकम टैक्स डालोगे ना तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा,
और जब मैंने आपसे कमिटमेंट की है कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो 100% कराऊंगा सर, आपको ये बात ध्यान देना। आपने मुझे एग्जामिशन बोला, एग्जामिशन का टॉपिक रिवीजन कराऊंगा, उम्मीद करूंगा आप रिवीजन करोगे भी। अब धीरे धीरे जो बच्चे कम होते जा रहे हैं, देखो मेरा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता है ना, कहाँ मैंने 200-250 से स्टार्ट किया, कहाँ 60-70 बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चक्कर है। और जबकि इतना बेस्ट देने के बाद इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज तक मैंने यूट्यूब पे कभी प्रैक्टिस नहीं कराई। ये बच्चे सारे खुद प्रैक्टिस करते थे। अब वही है, बच्चों को प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं तो बच्चे कह रहे कोई बात नहीं, ठीक है कभी भी देख लेंगे, एग्जाम तो पोस्टपोन या कैंसिल तो हो ही जाने, बाद में कभी देख लेंगे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। अभी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन हमारा है ई वे बिल का। अगला क्वेश्चन हमारा ई वे बिल का है जी। आओ जी क्वेश्चन देखते हैं। अमर पब्लिशिंग हाउस, ध्यान से पढ़ना, अमर पब्लिशिंग हाउस is registered under CGST Act 17 in Delhi is engaged in the printing and selling of books as well as trading of stationery item. It has provided the following information of a single consignment which is to be supplied to a person in Jaipur. Value of exempted supply 12,000 रुपए है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 32,000 रुपए आर इंडिकेटेड ऑन टैक्स इनवॉइस। फिर वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी सेंड टू अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर ऑन डिलीवरी चलान हैविंग वैल्यू 16,000 रुपए। फिर वो बात कहना चाह रहा है ऑल अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी जो है एक्सक्लूड है, मतलब जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या कहना चाह रहा है वो। कैलकुलेट द कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग ई वे बिल फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, टेक रेट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल गुड्स आईजीएसटी 12%, लीगल प्रोविजन एक्सप्लेन इन ब्रीफ शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। 5 नंबर में क्वेश्चन बन गया ई वे बिल की जो कंसाइनमेंट वैल्यू हमने क्लास में निकालनी सीखी थी ना, उसके बेस पे क्वेश्चन बन गया। मेरे ख्याल से मेरी फैमिली के जितने बच्चे क्लास वाले बैठे हैं या यूट्यूब फैमिली के मेंबर भी हैं, आपको मे भी थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे निकलती है। जितनी भी आपके टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू है वो हम काउंट करते हैं, उस पर जो भी जीएसटी है वो हम काउंट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो एग्जम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू होती है ना उसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब एक बात उन्हें सोच के बोलना जी, एग्जम्प्टेड सप्लाई 12,000 पे आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, ये वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। ये 32,000 पे ये वाली वैल्यू आएगी नहीं आएगी? यस आएगी। और जो आपने जो वर्कर को भेजा, तो सोच के बोला ये सप्लाई तो टैक्सेबल है बट इसको भी सप्लाई में कवर नहीं करेंगे। रीजन में उसने बोला डिलीवरी चलाने शुरू किया, बट मैंने कहा था कि अगर गुड्स का मूवमेंट 50,000 से ज्यादा होगा ना उस केस में ईवी बिल कटेगा। तो वैल्यू कैलकुलेट करने में एग्जम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू नहीं आती, बट क्या ये सप्लाई एग्जम्प्टेड है? सप्लाई तो टैक्सेबल है, बट वो बात अलग है कि भैया जो वर्कर को जब मैंने भेजा होगा तो वो काम सप्लाई में कवर नहीं होगा। बट आपको मैंने पहले भी कहा था जो वर्कर वाले केस में ई वे बिल भैया जाता ही जाता तो वैल्यू में तो काउंट होगा ही होगा। तो ये 16,000 रुपए वैल्यू आ गई। अब बच्चा कह रहा है सर 30 और 40 48,000 रुपए, तो ये तो 48,000 रुपए है तो ई वे बिल तो कटेगा नहीं। आपने एक चीज भूल गए, एक चीज भूल गए, उसने क्या बोला है ये वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो याद करो कंसाइनमेंट वैल्यू में जीएसटी भी तो ऐड करते हैं। ओ माय गॉड सर, ऐसे तो हम एग्जाम में गलतियां करके आएंगे, तब भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि नालायक को यहां पे गलती कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो भैया 32,000 पे तो टैक्सेबल वैल्यू, 16,000 पे ये। अब देखो 16,000 पे तो जीएसटी लगेगा नहीं क्योंकि अभी सप्लाई तो है नहीं, डिलीवरी चलानी शुरू है। 32,000 रुपए का आप यहाँ पे 12% अगर जीएसटी निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, हे भगवान मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? ओ माय गॉड सर, ये रहा कैलकुलेटर, थैंक यू भगवान जी। ये लो री 32,000 पे अगर मैं 12% 3840, लो री 3840 यहां पर आ गया। अब एक बार चेक करना टोटल वैल्यू 32,000 प्लस में 3840 प्लस में 16,000, ओ माय गॉड 5851,840। तो भैया 50,000 से ऊपर वैल्यू आ गई। आपने बोल देना ई वे बिल जनरेट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वैल्यू 50,000 से ऊपर है। अब जो बच्चे गलती पता क्या करके आएंगे, गलती क्या करके आएंगे, वो ये 32,000 पे ऐड करेंगे, 16,000 ऐड करेंगे, 12,000 नहीं करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, जीएसटी ऐड करना भूल जाएंगे। और जबकि उसने साफ साफ बोल दिया अगर वो कहता ना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, फिर तो बात ही खत्म थी, भैया 50,000 से कम है ई वे बिल नहीं कटता। और उसने बोला जीएसटी इंक्लूड नहीं है, तो मैं जीएसटी इंक्लूड करने के बाद वैल्यू कितनी है 50,000 से ऊपर है, उस केस में ई वे बिल मुझे जनरेट करना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। लो ये 5 नंबर हमारे पक्के हो गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं जीएसटी में। यस सर, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन इससे भी खतरनाक, और ये भी कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से बना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वो ये बात कहना चाह रहा है रामा कृष्णा त्रिवेदी
Ramakrishna Trivedi, a registered supplier of Bengaluru, has received the following amount from the various activity undertaken by him during the month ended 31st October 19. उसने बोला जी, आपको पहले देख लेते हैं बताना क्या है। ऑल दी अमाउंट स्टेटेड अबव एक्सक्लूसिव जीएसटी, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां पर जीएसटी लगेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू पे बाय रामा कृष्णा त्रिवेदी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 19। क्या कहना चाह रहे हैं, आपको ग्रोस वैल्यू बतानी है। इट मीन टोटल टर्नओवर कितनी है, टैक्सेबल टर्नओवर कितनी है बतानी है, जिसपे जीएसटी लगेगा। ठीक है ना, जिसपे जीएसटी लगेगा उतनी वैल्यू बतानी है। आओ जी एक बार चेक करते हैं। सबसे पहला, सर्विस रिलेटेड टू फ्यूनरल, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, अपने बोल दो फ्यूनरल जो है, याद करो शेड्यूल नंबर 3 नेगेटिव लिस्ट में कवर है, इस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। ना तो ये गुड्स की सप्लाई है, ना ही सर्विस की सप्लाई है, तो भैया यहां पे क्रॉस, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर रीजन क्या है, रीजन शेड्यूल 3 और पैरा नंबर कितने हैं, पैरा नंबर 4 अगर आपको ध्यान आता हो। और आपको मैंने याद भी करवाया था एफवी का क्रियाक्रम, फ्यूनरल हो गया, बुरल हो गया, ब्यूरियल हो गया, क्रीमेटोरियम होगा, मोचरी हो गया और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज हो गया। देखो वही सर्विस आ गई, तो ये सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। एग्जम्प्ट मींस नेगेटिव लिस्ट में कवर है। उसके बाद कमीशन रिसीव बाय एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, आपने बोल देना इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिला इंश्योरेंस कंपनी से, तो रिवर्स चार्ज में कवर है। और अगर वो रिवर्स चार्ज में कवर है तो जीएसटी मैं पे करूंगा, कंपनी पे करेगी, कंपनी पे करेगी, तो भैया मेरे हाथ में तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको भी यहां से बाहर निकाल दो। अगला वो कहना चाह रहे हैं बिजनेस एसेट है, बिजनेस की एसेट है गिवन टू दी फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिजनेस एसेट परमानेंट ट्रांसफर और द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द कंप्यूटर वाज ₹2 लाख, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच कंप्यूटर। सर याद करो 7(1)(c) का पैरा 1, कई बच्चे कह रहे चल क्या रहा है, याद करो नाले को 7(1)(c) का पैरा 1, परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तब वो सप्लाई बनता है। उसने साफ साफ बोल दिया आईटीसी लिया ही नहीं है, और अगर आईटीसी नहीं लिया तो क्या पैरा 1 में सप्लाई बनेगा, नहीं। एक बच्चा कहता है सर पैरा 2 में तो सप्लाई बन जाएगा ना, पैरा 2 रिलेटेड पार्टी वाले केस में लगता है, मेरा दोस्त मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, और रिलेटेड पार्टी की कंप्लीट डेफिनेशन मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। जो मैंने अभी डाउट सेशन लिए थे पिछले संडे को, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से डाउट सेशन 4 के अंदर पूरा रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन मैंने क्लास में करवाई थी, उस डाउट सेशन में पूरे इंडिया के बच्चों को। तो आप चेक करो कहीं पर भी फ्रेंड हमने कवर नहीं किया, फैमिली में भी कवर नहीं है, तो भैया पैरा 2 तो एप्लीकेबल ही नहीं है, पैरा 3 पैरा 4 वैसे ही नहीं लगेंगे, तो इट मीन यहां पर भी क्रॉस आ गया, तीनों पे क्रॉस आ गया। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पीक्यूआर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिकल डांस इन वन प्रोग्राम, बच्चा कह रहा है क्लासिकल डांस तो एग्जम्प्ट है, यस एग्जम्प्ट है, बट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख रुपए तक, और ये वैल्यू कितनी है 199, तो एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल हो गया। और अगला सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज कोच, अपने बोल दो क्या ये सर्विस एग्जम्प्ट है या नहीं है, यस एग्जम्प्ट है। आपको मैंने पहले भी कहा था रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में अगर कोच की सर्विस है तो एग्जम्पशन में कवर है, तो यहां पर ये भी काउंट नहीं होगा, तो बस 199 ही ऐसी सर्विस है जिस पर आपको जीएसटी लगेगा। अब देखो कई बच्चे इसको मुश्किल बोलते हैं, कई बच्चे इसको आसान बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूं मिक्स क्वेश्चन, जो सप्लाई से भी उठाया है, एग्जम्पशन से भी उठाया है, रिवर्स चार्ज से भी उठाया है। अब जिस बच्चे ने पूरा जीएसटी लिंकिंग के साथ पढ़ा होगा ना, ध्यान से पढ़ा होगा, वो इसका आंसर देके आएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास में जो किया उसको सही ढंग से रिवाइज कर लिया होगा, और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन हैंडल करोगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो ये देखो 5 नंबर हमारे पूरे हो गए, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। तो इसमें सिर्फ 199 है, एक बार आंसर देख ले लो रिपेल, तो ये देख लो ई वे बिल वाला कंसाइनमेंट की वैल्यू ये 32,000 पे, और देखो फिर यहाँ पे देखो वो आईजीएसटी ऐड किया ये 16,000 पे, तो 51840, तो भैया ई वे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखो री नोटिस सप्लाई, ये भी जो हमने किया सप्लाई नहीं है, आरसीएम में कवर है तो हमारे ऊपर आएगा ही नहीं, ये भी सप्लाई में कवर नहीं है क्योंकि ना तो पैरा 1 लग रहा है ना पैरा 2 लग रहा है, और ये 199, और देखो ये एग्जम्प्ट है, तो टोटल टैक्सेबल टर्नओवर कितनी आ गई 199, जिस पर हमारा जीएसटी लगेगा। ये देखो 5 नंबर में ही हमारा आंसर आएगा जी। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ओ माय गॉड। आओ जी अगला क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन भी आसान है, आसान है बिल्कुल, कॉम्पोजिट स्कीम का है। ओए होए 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 होए, कॉम्पोजिट स्कीम सर,
इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, आओ जी पढ़ो। गोखले एंड सन इज रजिस्टर्ड इन कर्नाटका एंड पेइंग जीएसटी अंडर कॉम्पोजिट स्कीम, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द टैक्स पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 19। वो कह रहा है टैक्सेबल टर्नओवर गुड्स विद इन स्टेट, टैक्सेबल टर्नओवर है सेम स्टेट में 25 लाख रुपए की, और एग्जम्प्टेड टर्नओवर है विद इन स्टेट 27 लाख रुपए की। कैलकुलेट द टोटल जीएसटी विदाउट बाइफर्केशन बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टू बी पेड बाय द गोखले एंड सन फॉर द टैक्स पीरियड 31 दिसंबर 19 in the following independent situation on the basis of the detail of turnover as given। पहला, if गोखले and sons is manufacturer, और इफ गोखले और सन इज ट्रेडर। अगर ये मैन्युफैक्चरर है तब क्या आंसर होगा, अगर ये ट्रेडर है तब क्या आंसर होगा, आपको ये बताना है। पहले तो ये बताओ, जो क्लास में अपने कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर किया, क्या कॉम्पोजिट स्कीम ट्रेडर को मिलती है? यस मिलती है। क्या कॉम्पोजिट स्कीम मैन्युफैक्चरर को मिलती है? यस मिलती है। क्या कॉम्पोजिट स्कीम रेस्टोरेंट सर्विस वालों को मिलती है? यस मिलती है। इन तीनों केस में लिमिट कितनी है? 150 लाख की लिमिट है। इन तीनों के अलावा कोई नॉर्मल सर्विस देने वाला है, क्या वो कॉम्पोजिट स्कीम लेगा? यस, 50 लाख रुपए की लिमिट है। इन तीनों के साथ में सर्विस देनी है तो वो 10% वाली लिमिट है। आप सबने क्लास के अंदर पढ़ा होगा। बच्चा कह रहे तो उसने क्वेश्चन में कहा ही नहीं। मैंने कब का क्वेश्चन में कहा? मैंने तो रिवीजन करवाई है कि याद करो, आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, जब मैंने आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना सिखाया था ना, आपको मैंने कहा था मैन्युफैक्चरर हो ट्रेडर हो, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जब भी, मतलब मैं स्कीम के एलिजिबल हूं या नहीं, उसके लिए जब भी टर्नओवर निकालोगे तो सारी सप्लाई काउंट करोगे। टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड है, नील रेटेड है, इंटरस्टेट है, सारी सप्लाई काउंट करोगे। बट वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट वो काउंट नहीं करोगे। ये बात हमने क्लास में की थी। फिर मैंने कहा था करंट फाइनेंशियल ईयर में जब कंसेशनल टैक्स देने की बारी आएगी तो मैन्युफैक्चरर वाले केस में तो सेम वही पैटर्न फॉलो होगा जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था। बट ट्रेडर वाले केस में, अगर आपको ध्यान आता हो, एक बार जाके नोट्स भी देख लेना, ट्रेडर वाले केस के अंदर मैंने कहा था जो टैक्सेबल सप्लाई होगी, जो टैक्सेबल टर्नओवर होगी ना, सिर्फ उसका 1% लगेगा। और मैंने क्लास में चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था कि ये अमेंडमेंट सिर्फ ट्रेडर वाले केस में लगाना, मैन्युफैक्चरर वाले केस में मत लगाना। तो मैन्युफैक्चरर वाले केस में एग्रीगेट टर्नओवर का 1% होता है और ट्रेडर वाले केस में टैक्सेबल सप्लाई का 1% होता है। और जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा, प्लीज हमें एग्जांपल दिखा दो। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब मुझे सोच के बोला, पहले केस में मैन्युफैक्चरर है तो क्या टैक्सेबल टर्नओवर लूं, एग्जम्प्टेड लूं या एग्रीगेट लूं? एग्रीगेट लूंगा तो भैया 52 लाख का 1% यहां पे लेके चलूंगा। और अगर मैं ट्रेडर की बात करूंगा तो ओनली टैक्सेबल लूंगा, 25 लाख का 1% लेके चलूंगा। बस एक बात ध्यान दो। बताओ इस क्वेश्चन में है क्या? 5 नंबर में कॉम्पोजिट स्कीम वाला गिरा हुआ क्वेश्चन आ गया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस होता है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं है, उसने क्या बोला कि भैया कंसेशनल टैक्स देना है उसके लिए बताओ। अगर वो कहता है ना एलिजिबिलिटी के लिए बताओ, तो एलिजिबिलिटी के लिए चाहे वो ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, दोनों ही केस में हम टोटल टर्नओवर काउंट करते हैं। बस एक बात ध्यान दो। बट जब टैक्स देने की बारी आती है, जब करंट फाइनेंशियल ईयर में कंसेशनल टैक्स देने की बारी आती है, तो ट्रेडर वाले केस में टैक्सेबल सप्लाई की बात होती है और मैन्युफैक्चरर वाले केस में कंप्लीट सप्लाई की बात होती है। ठीक है जी, एक बार आंसर देख लो जी। यहां पे 1 का डी, ये देखो यहां पे वही लिखा हुआ है। टोटल टैक्स कितना आ गया? देखो 52 लाख का, अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1%, और यहां पे अगर ट्रेडर है तो वही 25 लाख का 1%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का एग्जाम में था। अब जाके हमारे 20 नंबर के जीएसटी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, और अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया जो मैंडेटरी कैटेगरी में आता है। अब बताओ इन चारों में से कोई क्वेश्चन मुश्किल था? आप ये नहीं बोल सकते मुश्किल था, बट आप ये बोल सकते हो सर दिसंबर 19 से बढ़िया पेपर था। दिसंबर 19 में तो बच्चों वाला था, प्रोफेशनल के लेवल का नहीं था वो, और ऐसा पेपर आना भी नहीं चाहिए अगर आपको वैल्यू बनानी है प्रोफेशन की। हाँ, इस तरह का पेपर बन जाए ना, इस तरह के पेपर में पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे सही तरह से, वही बढ़िया नंबर लेके आएंगे। और इससे मुश्किल तो बनेगा ही नहीं, इससे मुश्किल बनेगा भी नहीं। मैं कह रहा हूं अगर मुश्किल बन भी जाए तो इतनी तैयारी करके जाओ तो एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है जी, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी, अब अगले पर आओ जी। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने पार्ट हैं आज हमें वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी, अब 20 नंबर वहां कर लिए, 20 नंबर यहां करेंगे। 40 नंबर कंप्लीट करने के बाद ना फिर अगले 40 नंबर हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। और देन फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसके बाद एग्जामिशन डालूं या ओल्ड सिलेबस वाला जीएसटी कराऊं, जहां मेजोरिटी होगी वो कराऊंगा।
ठीक है, वो क्लास डालूंगा, बस एक बात ध्यान दो। तो आपके कमेंट मुझे बताएंगे मुझे करना क्या है। लिखो यहाँ पे, सॉरी देखो एक बार यहाँ पे, डिटरमाइन विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। क्या ये स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है, आपको ये बताना है। पहला क्वेश्चन देखो जी, ए रजिस्टर्ड पर्सन शेल इशू सेपरेट इनवॉइस फॉर टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स व्हेन बोथ टैक्सेबल एज एग्जम्प्टेड गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, ये सेम क्वेश्चन आपका पहले भी बन चुका है, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। याद करो मैंने कहा था अगर आप एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों की सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो उसको आईटीसी तो मिलना ही नहीं, और अगर आईटीसी ही नहीं मिलना उस केस में हम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई ये कंबाइन इशू कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसने बोला कि क्या इनको सेपरेट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ये जरूरी है? नहीं, फॉल्स है, झूठ बोल रहा है सर, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उस केस में हमें अलग अलग इशू नहीं करना, हम कंबाइन भी इशू कर सकते हैं। आगे देखो, ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन इशू ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यस या नो? यस, ये भी सेम क्वेश्चन पहले बन चुका है। अगर आपको ध्यान रहा, जब मैंने ट्रू फॉल्स करवाए थे ये सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है जो पहले बन चुका है। अब जो बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। अगला, इट इज मैंडेटरी टू इशू टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिट लेवी स्कीम। नहीं। क्या कंपोजिट स्कीम वाले केस में टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी होता है? नहीं, बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। याद करो सेक्शन 10 कंपोजिट स्कीम वाला, वहां पर मैंने कहा था बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो, इन केस ऑफ कंपोजिट स्कीम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते। तो वही कहना चाह रहे हैं, क्या कंपोजिट स्कीम वाले केस में टैक्स इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है? आंसर इज नो, बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो बताओ ये क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के थे, ये हमारा हो गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। लो जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे पेपर का, और जो मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन 8 नंबर के अंदर बनना चाहिए, ये क्वेश्चन 8 नंबर के अंदर बनना चाहिए, बट एक क्वेश्चन बना 5 नंबर में, और क्वेश्चन वाकई ही बहुत बड़ी है। और जो मैंने रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 की क्लास डाली थी ना, याद करो जीएसटी में आईटीसी के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था प्रोफेशनल के एग्जाम में 42 43 बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं आपने वो क्लास देखी होगी, उसके बेस पे ये क्वेश्चन बना है। एक बार क्वेश्चन पहले आप रीड करो, एक बार पहले आप रीड करो, फिर मैं आपको बताऊंगा जी। क्वेश्चन रीड करो पहले आप, जल्दी। क्वेश्चन रीड करने को बोला है, मैंने सेशन छोड़ने को नहीं बोला, जाने को नहीं बोला, और ना मैंने ये बोला बातें करनी है। क्वेश्चन रीड करने को बोला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 5 नंबर के अंदर, और इतने लेंदी लेंदी अगर क्वेश्चन बनेंगे तो टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, ध्यान रखना। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली, दिसंबर 19 में ऐसे नहीं बने इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं बनेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। हमारी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, हमारी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। चलो मैं आपके साथ पढ़ना स्टार्ट करता हूं। यहां पर देखो मैंने एक डायग्राम भी बनवाया है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये डायग्राम बनाया है, बहुत ध्यान से पढ़ना। पार्थिव केमिकल प्राइवेट लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो भैया पी लिमिटेड है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ठीक है। इट मैन्युफैक्चर 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट सन एंड मून, 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, किसकी? एस और एम की, ये टैक्सेबल है। और 1 एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट, वो कौन सा है? जुपिटर। वो जुपिटर देखो यहां पे एग्जम्प्ट है, देखो मैंने लिखा है ना, टैक्सेबल टैक्सेबल एग्जम्प्टेड, ये तीनों लिख दिया। फिर वो कहना चाह रहा है 1 अक्टूबर 19, 1 अक्टूबर 19 को प्रोडक्ट मून गोट एग्जम्प्टेड। अब ये मून जो है पहले टैक्सेबल था, अभी एग्जम्प्टेड हो गया, देखो री, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 अभी एग्जम्प्ट हो गया थ्रू एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एंड द एग्जम्पशन अवेलेबल इन द प्रोडक्ट जुपिटर। जो जुपिटर एग्जम्प्ट था गोट विड्रॉन ऑन द सेम डेट, अब वो टैक्सेबल हो गया। मतलब टैक्सेबल वाला मून एग्जम्प्ट हो गया और जुपिटर एग्जम्प्टेड वाला टैक्सेबल हो गया। ये दोनों इंसिडेंट सेम डेट को हुए 1 अक्टूबर 19 को। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, द अबव रजिस्टर्ड सप्लायर हैज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल अमाउंट आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी एक्सक्लूड है, चार्जेबल 18% आईजीएसटी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, मैं जूम कर रहा हूं थोड़ा। मशीनरी एल, एक मशीनरी एल है, परचेज की है 22 अक्टूबर 19, 22 अक्टूबर 19 को एक मशीनरी एल परचेज की है फॉर बीइंग यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सन एंड जुपिटर।
इट मींस ये जो मशीन आपने परचेस की है ये यूज कहां पर होगी, सन और जुपिटर की मैन्युफैक्चरिंग में। अब जैसे ही मैंने बोला सन और जुपिटर, एक बच्चा तुरंत बोल पड़ा सामने बैठा, कहता भाई साहब, कहता इट मींस एक टैक्सेबल एक एग्जम्प्ट। दूसरा दोस्त कहता भाई कैसे, कहता भाई लिखा नहीं क्या सर ने, साफ साफ कहा तो है सन टैक्सेबल है और जुपिटर एग्जम्प्ट है। तीसरा बच्चा कहता है भाई क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन तूने ध्यान से नहीं पढ़ा। पहले दो बच्चे बोलते मतलब, अब तीसरा बच्चा कह रहा है कि भाई क्वेश्चन की डेट ध्यान से पढ़, ये मशीनरी एल जो है ये 22 अक्टूबर 19 को परचेज की थी, जबकि कि 1 अक्टूबर 19 से जुपिटर जो है वो टैक्सेबल हो चुका है। तो भैया सन तो पहले से ही टैक्सेबल था, जुपिटर टैक्सेबल हो चुका है, तो इट मींस ये मशीनरी अब जहां यूज हो रही है ये दोनों ही अब टैक्सेबल है, तो इस पूरे का आईटी से मिल जाएगा। दोनों बच्चे बोलते भाई यार तुम तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा है। कह रहा भाई तभी तो मैं कह रहा हूं सर इतनी बार बोल चुका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर तुम वही बात कर रहे हो। आप डेट देखो ना, डेट यहां पर 22 अक्टूबर है, अगर वो कहता स्टार्टिंग से फिर मुझे यहां पे अपॉर्शनमेंट करनी पड़ती, बट भैया 22 अक्टूबर 1 अक्टूबर के बाद आती है और उस टाइम ये तो टैक्सेबल है ही है, वो भी टैक्सेबल हो चुका है, तो अब दोनों ही टैक्सेबल में है, तो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। याद करो रूल नंबर 43 में आपको मैंने बताया भी था, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल वाले पहले अलग कर लो। उसके बाद देखो जी, अभी गेम खत्म नहीं हुई, आगे मशीनरी एम, एक मशीनरी एम है, थोड़ा जूम कर दूं, मशीनरी एम परचेज ऑन 1 अक्टूबर 16, अब ये 1 अक्टूबर 16 2016 3 साल पहले परचेज की थी, यूज टिल 30 सितंबर 19, 30 सितंबर 19 तक आपने यूज किया एक्सक्लूसिवली इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जुपिटर, मतलब 3 साल तक आपने इसको कहां यूज किया जी, जुपिटर। इट मींस एग्जम्प्टेड सप्लाई में, क्योंकि 30 सितंबर 19 तक जुपिटर एग्जम्प्ट था। हाउएवर फिर क्या हुआ, लेकिन किंतु परंतु 1 अक्टूबर 19, 1 अक्टूबर 19 से सच मशीनरी विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मून बिसाइड जुपिटर। इट मींस अब ये जुपिटर के साथ साथ मून में भी यूज हो रही है। अब इतना बोल देना, जुपिटर 1 अक्टूबर के बाद, जुपिटर तो टैक्सेबल हो गया, तो वहां टैक्सेबल में यूज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट भैया आप कह रहे हैं मून में यूज हो रही है, तो मून पहले टैक्सेबल था, अब एग्जम्प्ट हो गया, तो इतना बोल देना सर, इतना बोल देना। अब ये मशीनरी 1 अक्टूबर 19 के बाद, 1 अक्टूबर 19 के बाद, देखो यहां पे अब 1 अक्टूबर 19 के बाद, पहले तो एग्जम्प्टेड में यूज हुई ना, अब एग्जम्प्टेड के बाद वो टैक्सेबल में यूज हो रही है। सर याद करो जुपिटर एग्जम्प्ट था, 3 साल एग्जम्प्टेड में यूज हुई, अब जुपिटर टैक्सेबल है, टैक्सेबल में यूज हो रही है। और अगर 3 साल एग्जम्प्टेड में यूज हुई फिर टैक्सेबल में यूज हो रही है, तो इतना बोल देना, क्या इसका मुझे पूरा आईटीसी मिलेगा या मुझे कुछ रिवर्स करना पड़ेगा, मुझे कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। और आपसे बढ़िया पूरे विश्व के अंदर अब जीएसटी का महाज्ञानी कौन है, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप मुझे ना बता पाओ, 5% ईच क्वार्टर, 5% ईच क्वार्टर माइनस कर दो और बैलेंस तुम क्लेम कर लो। तो पहले तुम मुझे इसका बताओ, 5 लाख का 18% कितना आ गया जी भैया, 90,000 रुपए का ये आईटीसी मेरा टोटल बनता है। और 1 अक्टूबर 16 से 30 सितंबर 19 तक कितने क्वार्टर बन गए, 17, 18, 19, 3 साल बन गए पूरे, 3 साल मतलब 1 साल में 4 क्वार्टर, 3 साल में यहां पे देखो 12 क्वार्टर आ गए। और अगर 12 क्वार्टर है, हर क्वार्टर का 5%, तो भैया कितने हो गया, 60% हो गया। तो 90,000 का 60 कितना हो गया, 54,000। इतने का मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, मैं एग्जम्प्टेड मान के चलूंगा, क्योंकि भैया जुपिटर पहले एग्जम्प्ट था। तो अगर मैं 90,000 में से 54,000 माइनस करूंगा तो भैया 36,000 रुपए का मुझे आईटीसी मिलेगा। और अब ये मशीनरी मैं मून में यूज कर रहा हूं एग्जम्प्टेड में, और जुपिटर में कर रहा हूं टैक्सेबल में, तो एग्जम्प्टेड टैक्सेबल में दोनों में है ना। अब इस 36,000 रुपए का ये हो गया कॉमन क्रेडिट, इसको फिर आगे बाइफर्केशन मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अभी तक कॉमन ही था। एक बच्चा कहता यार अभी तक भी तो कॉमन था, कॉमन कहां था, 16 से लेके 19 तक उसने क्या बोला, एक्सक्लूसिवली जुपिटर में, सिर्फ एग्जम्प्टेड में, उसके बाद फिर कॉमन हुआ ना।